दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है नेशनल इनकम, वो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करना और इस पूरी वीडियो को देखते हुए जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। इसका कुछ परिचय, इंट्रोडक्शन सब हमें शुरू से जो है चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं तो आपको पता भी होगा कि हमारी जो 12th क्लास की फर्स्ट बुक है इकोनॉमिक्स की, उसका नाम भी यही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसका मतलब है क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो और हिंदी वालों के लिए भी है, यहाँ पे समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मैक्रो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो मैक्रो का मतलब जो है होता है संपूर्ण, पूरा। समष्टि का मतलब पूरा, ठीक है। समष्टि का मतलब पूरा। और मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स की एक शाखा है। इकोनॉमिक्स की जो है बहुत सारी शाखाएं हैं। उन शाखाओं में से एक शाखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स वह अर्थशास्त्र है जो आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, क्या कहा मैंने, आर्थिक समस्याओं का अध्ययन जो है पूरे देश के स्तर पर करता है, ठीक है। पूरा जो है देश के स्तर पर करता है। समझ में आ गया। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी। उसमें क्या था कि वो भी एक इकोनॉमिक्स की शाखा है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें जो है व्यक्तिगत लेवल पर जो है आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र उसमें पूरे देश के लेवल पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गई बात। तो ये थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा, उसका अर्थ, उसका कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, यहाँ पे जो मैक्रो है ये ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है बड़ा। तो वहीं से यहाँ पे जो है इसका अर्थ आया है, ठीक है। तो हम अगला टॉपिक समझते हैं, मैक्रो वर्सेस माइक्रो। यानी कि जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इन दोनों में अंतर क्या है, इस अंतर पर हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखिए, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, सबसे पहले हम अगर अध्ययन की बात करें तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो एक पूरे देश के लेवल पर जो है आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, या पूरी एक इकोनॉमी लेवल पर, ठीक है। एक इकोनॉमी लेवल पर यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है इंडिविजुअल लेवल पर किया जाता है, ठीक है। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लेकिन आपको जो है किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये दो चीज़ें समझनी है कि ये तो पूरे एक इकोनॉमी लेवल पर यहाँ पे सॉल्यूशन किया जाता है जो है प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमिक, और यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कि पूरे अर्थव्यवस्था के लेवल पर यहाँ पर अध्ययन किया जाता है समस्याओं का। यहाँ पर समस्याओं का व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है। बस यही फ़र्क है मैक्रो और माइक्रो में, ठीक है। दोनों में समस्याओं का ही अध्ययन किया जाता है, जो आर्थिक समस्याएं हैं उन्हीं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन बस लेवल का फ़र्क है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका स्कोप, इसका क्षेत्र। अब इसके क्षेत्र से अभिप्राय क्या है, नहीं समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, क्योंकि 12th क्लास हमारी पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पर है, ठीक है। 12th क्लास में जो एक बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और हमें उसके बारे में पढ़ना। तो अब स्कोप से आप समझ लेना कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र की बात चल रही है यहाँ पे। तो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र से मतलब क्या है, तो कोई इससे मतलब है कि इसका जो अध्ययन का क्षेत्र, ठीक है। इसका क्या बोला मैंने, अध्ययन का क्षेत्र, यानी जहाँ इसका कहाँ पर अध्ययन किया जाता है, वो पूरा क्षेत्र इसका स्कोप कहलाता है, ठीक है। तो इसके किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है 6 क्षेत्र हैं, ठीक है। पहला है राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, यानी कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है।
अभी आप इसका मतलब समझे ना समझे वो अलग बात है, लेकिन आपको ये समझना है कि इसका जो ये ना समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो है स्कोप में आता है ये राष्ट्रीय आय। अब हम राष्ट्रीय आय जो है वो भी आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, क्या है, ठीक है, और इससे संबंधित समस्या क्या। अभी आपको फिलहाल ये समझना है कि इसका जो है क्या है स्कोप है, राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय। दूसरा है रोज़गार का सिद्धांत। अब रोज़गार क्या है, इसकी एक अलग वीडियो बनेगी, ठीक है। तो रोज़गार का सिद्धांत तो इसके पूरे 6 हैं, 2 ये हो गए। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, मुद्रा का सिद्धांत। अब जो मुद्रा का जो अध्ययन होगा ना वो समष्टि अर्थशास्त्र में होगा। सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, ठीक है, सरकार की भूमिका का। अब जो सरकार की भूमिका का अध्ययन होगा जो है वो किस में होगा, समष्टि में होगा, ठीक है। तो ये सारे जो है क्षेत्र हैं, इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ किताब में 6 दे रखे हैं। लास्ट हमारा विनिमय दर तथा भुगतान शेष। अब जो विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट है, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस वाला है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ना ये हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। आपको ये माइक्रो में नहीं दिखेगा, ठीक है, मनी है माइक्रो में नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका जो है किसी और का स्कोप है। ये स्कोप किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब इन पे एक अलग अलग स्पेसिफिक वीडियो बनेंगी, तो वो मैं आपको आगे की वीडियोज़ में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि ये जो है स्कोप है किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, समष्टि अर्थशास्त्र का, ठीक है। तथा इसका महत्व, इसका इम्पोर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हम पढ़ रहे हैं, फ़ायदा क्या है इसका, महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, वो हम समझते हैं। देखिए इसके 6 महत्व लिख रखे हैं किताब में वैसे भी। तो ये पहला महत्व है अर्थव्यवस्था का चित्रण। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करने से होता क्या है, जो इसका स्कोप है इसका अध्ययन करने से होता क्या है, इसका महत्व है कि अर्थव्यवस्था का चित्रण। हमें अर्थव्यवस्था की बनावट का पता लग जाता है किसी भी देश की, ठीक है। राष्ट्रीय आय निकाल लो, उससे आर्थिक स्थिति पता लग जाएगी किसी भी देश की, ठीक है। और जो है रोज़गार निकाल लो, वहाँ के रहने वालों की स्थिति पता लग जाएगी। मुद्रा का निकाल लो, तो इससे क्या होता है कि एक अर्थव्यवस्था का चित्रण हो जाता है। अर्थव्यवस्था का एक व्यापक चित्रण प्रदान करती है समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थव्यवस्था का चित्रण होता है इससे, ठीक है। तो अगला है नीति निर्धारण। देखिए सरकार क्या करती है कि नीतियों को निर्धारित करती है। नीतियों को निर्धारित करने में भी समष्टि अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा रोल है। कैसे कि भाई सरकार क्या देखती है कि आर्थिक स्थिति देखती है, पहले राष्ट्रीय आय से, रोज़गार के सिद्धांत, मुद्रा के सिद्धांत, इन सब चीज़ों से, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही तो आ गया। तो इन सब चीज़ों से जो है वो क्या देखती है, किसी भी देश की स्थिति को देखती है, या किसी भी देश की जो सरकार है वो अपने देश के लोगों की स्थिति देखती है, फिर उसी के हिसाब से वो नीतियों को लागू करती है, पॉलिसीज़ को जो है तय करती है, डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये जो नीति निर्धारण में भी सहायक है, ठीक है। अगला है निरंतर तथा पर्यावरणीय प्रदूषण समस्याएं। वही बात आ गई भाई, समष्टि आर्थिक चरों को यूज़ करके क्या करेंगे, वो निरंतरता का पता लगा लेंगे, पर्यावरणीय प्रदूषण समस्याओं को पता लगा देंगे, ठीक है। तो वही बात है, पता है कि समष्टि मॉडलों का उपयोग किया जाता है, फिर जो है इनका समाधान भी किया जाता है, ठीक है। क्लियर बात। अब क्या ये भुगतान स्थिति का भी पता लगाता है। भुगतान स्थिति किसी भी जो अर्थव्यवस्था की बनावट या देश की स्थिति पता लग जाती है कि वो कितना आयात कर रहा है, कितना निर्यात कर रहा है, उसकी क्षमता क्या है। ये सब चीज़ें जो है भुगतान शेष के द्वारा पता लग जाती हैं। तो भुगतान शेष स्थिति को भी प्रकट करता है। इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी पूरी, आप जो है बिल्कुल घबराइए मत कि क्या है ये, क्योंकि जब आप उसको वीडियो को देखेंगे ना तो ये जो चीज़ है ये आपकी क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है। अब आर्थिक स्थिरता में सहायक है, ठीक है। आर्थिक स्थिरता में सहायक है, ठीक है। तो आर्थिक स्थिरता को प्राप्त कैसे किया जाता है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति से। तो ये ठीक है, इसकी भी स्पेसिफिक वीडियो आएंगे सब चीज़ों की, ठीक है। अभी आपको बस एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है इन सब चीज़ों का, आपको समझना है इसको बस, ठीक है। आगे की वीडियोज़ में आपको समझाया जाएगा। अगला है समृद्धि तथा विकास। अब जो है समृद्धि तथा विकास का ही पता लगता है इससे। यहाँ अगर कहीं विकास की कमी है तो जो है सरकार क्या करती है, वापस विकास करने की कोशिश करती है, ठीक है, समृद्धि करने की कोशिश करती है। तो समृद्धि तथा विकास का ही पता लगता है।
ठीक है। तो ये थे इसके महत्व। तो गाइस ये थी वीडियो इसकी इंट्रोडक्शन की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आने वाली वीडियोस के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। और आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है और किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए। कोई भी डाउट आप कमेंट करके बताएं, हम उसकी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।